हम्म अब मैं बात करना चाह रहा हूँ मेनली व्हाट इज़ द इंडियन या भारतीय प्रजातियाँ कैसे पनपी है कुल। देखो, मैंने बहुत पहले थ्योरम्स लिखी थी कि लॉन्ग टर्मली कैसे हमारे अंदर बनावट आ रही है, जैसे जाट इतने लंबे चौड़े कैसे होते हैं, क्योंकि समय के हिसाब से समान विचार रखने वाले जाति वर्ग कहलाने लग जाते हैं, और धीरे धीरे उनमें लॉन्ग टर्मली पीढ़ी दर पीढ़ी वही परिवर्तन आने लगते हैं, क्योंकि जैसा सोच वैसा शरीर बनता चला जाता है। समय के हिसाब से हमारे डीएनए में हमारी सोच सबसे ज़्यादा एक समान विचार जो कंटिन्यूस बार बार ट्रिगर करे जा रहा है, वो हमारे डीएनए में भी चेंजिंग कर देता है। वो उन डीएनए को एक्टिवेट कर देता है। डीएनए मतलब वो लक्षण जो हमारी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जा रहा है। ठीक है, मैं नहीं मानता डीएनए इज द मॉलिकुलर केमिकल, बस कि एक केमिकल है। जो मैं डीएनए का हेलिक्स स्ट्रक्चर दिखा था, मैं हेलिक्स स्ट्रक्चर नहीं मानता, बल्कि एक केमिकल मानता हूँ। जैसे रस नहीं होता लिक्विड, वो लिक्विड एक रूप से दूसरे रूप में जा रहा है, तो वो एक हमारा गुण है जो दूसरे रूप में जा रहा है। ठीक है, ये है रियल डीएनए। ठीक है, जैसे हमारा सलाइवा, थूक वगैरह इस टाइप का जा रहा है, जिसके अंदर कुछ इन्फॉर्मेशन है। पर इन्फॉर्मेशन क्या है? लक्षण है। वो लक्षण कैसे? हमारे समान विचार रखने वाले, समान विचार बार बार कंटिन्यूस वर्क करते हैं, तो उसमें चेंजिंग कर देते हैं, उसका बिहेवियर चेंज कर देते हैं। वो बिहेवियर आने वाली पीढ़ी में क्या करेगा? धीरे धीरे अगर मुझे इंटेलिजेंट बनना है तो इंटेलिजेंट बनता चला जाऊँगा। ठीक है, जैसे बनियों में इंटेलिजेंट होता है, तो देखो पीढ़ी दर पीढ़ी सबसे पहले जब मानव धरती में पनपा होगा, तो सबसे पहली मेन बात यह है, भारत जब मानव जब पनपा था, तो वो सबसे पहले क्या करेगा? सर्वाइवल का काम करेगा, जीवित रहना। ये उसकी क्षत्रिय होने की प्रतिबद्धताओं को पनपना आता है। क्षत्रिय का मतलब क्या है? क्षत्रिय का मतलब है शारीरिक बल या शारीरिक ताकत या किसी भी चीज़ में शारीरिक उपयोग। धन से पहले ताकत आई है। क्यों? धन से पहले बुद्धि आई है। क्यों? क्योंकि बुद्धि और ताकत ही एक ऐसी चीज़ है, बुद्धि और बल ही एक ऐसी चीज़ है जो किसी भी चीज़ को उत्पन्न कर सकती है। बुद्धि और बल क्या है? शक्ति के दो रूप है, ऊर्जा के दो रूप है, वायु और ऊष्मा। ऊष्मा वो जो देवी है, जो डिवाइन है, जिसका कोई रूप नहीं है एक। वायु वो जिसका रूप है, जिसमें ताकत है, जिसका कोई एक प्रकार है वे। तो जो ये है, या तो बल होगा या बुद्धि होगी। तो मानव के लिए दो ही चीज़ उत्पन्न करती है, एक बुद्धि और एक बल। ठीक है, तो बुद्धि और बल किस में? क्षत्रिय में। तो क्षत्रिय में तीन कैटेगरीज आ जाते हैं, तीन वर्ग आ जाते हैं। एक उच्च वर्ग। उच्च वर्ग कौन से? राजस्वी वर्ग। दूसरा वर्ग मध्यम वर्ग। मध्यम वर्ग कौन से? जैसे सेनापति वगैरह, ये जो पदों में हो गए, जैसे हमारे आज के गवर्नमेंट के ऑफिसर्स, ये सारे वो हो गए। तीसरे वर्ग हो गए निचले वर्ग। निचला वर्ग क्यों कह रहे हैं उन्हें? उनको हमने कुछ पैसा दिया, उन्होंने हमें कोई सर्विस दी। मान लो हमने कहा उन्हें खेत जोतो, तो उन्होंने खेत जोत दिया। ठीक है, ये जितनी भी क्रियाएं कर रहे हैं, प्रकटम क्रिया कर रहे हैं शारीरिक बल और बुद्धि द्वारा, ये क्षत्रिय कहलाते हैं। ठीक है, क्षत्रिय का मतलब एक किसान भी क्षत्रिय खानदान से आता है, एक राजा भी क्षत्रिय खानदान से आता है। क्यों? एक समाज बनिया से पनपता है, बल्कि एक लोगों को जो झुंड है या परिवार है, उसको चाहिए भोजन, रहन सहन, कपड़ा, मकान, ये सारी चीज़ें। ठीक है, और तीसरी चीज़ चाहिए उसको, भोजन, रहन सहन, मकान, रोटी कपड़ा मकान। हाँ, तो ये तीन चीज़ें है। ठीक है, ये सिंपल बेसिक अंडरस्टैंडिंग है। ठीक है, कि रहना वहना, बच्चे बच्चे करना, ये सारी चीज़ें उसके कंपोनेंट्स है। तो ये सारी चीज़ें कौन करता है? ज़्यादातर क्षत्रिय करता है। यही से हम समझ सकते हैं क्षत्रिय का काम क्या है। क्षत्रिय का यही काम है कि वो जैसे खेती करना अपने खाने के लिए है, मेहनत करना, लगन करना, बुद्धि लगाना। ठीक है, ये सारी जो प्रणालियाँ अपनाई है, ये क्षत्रिय ने अपनाई है। बाद में आता है उसके बाद बनिया वर्ग। ठीक है, बनिया वर्ग में क्या बनिया वर्ग है? बनिया मतलब कि बनिया तीन चीज़ों से जाना जाता है। बनिया वर्ग मतलब कि बुद्धिमान व्यक्ति। मैं से बुद्धिमान क्यों कह रहा हूँ? देखो, बुद्धिमान और ज्ञानी में फ़र्क होता है। ज्ञानी मैं बताऊँगा, अभी बुद्धिमान बताता हूँ। बुद्धिमान मतलब कि ये अपनी बुद्धि का समाज में प्रयोग करता है, तो ये बुद्धिमान है। ज्ञानी व्यक्ति जरूरी नहीं है वो समाज में ही अपनी ज्ञान का इस्तेमाल करे, वो समाज से परे भी इस्तेमाल करता है। जैसे कि प्रकृति के लिए, ठीक है, या किसी जीव के लिए, या किसी तंतु में, या किसी तंत्र में, या किसी चीज़ में, प्रक्रिया में वो अलग अलग गणनाएँ, जैसे गणित, ये सारी चीज़ें, या कई साधना में, किसी और चीज़ में, किसी मन में, किसी शांति में, किसी कोई अलग अलग चीज़ों में इच्छाएँ रखता है अपनी, उसको वो पाना चाहता है। तो ये जो पाने की इच्छा होती है, जो ग्रहण करने की इच्छा होती है, इसे ज्ञानी कहते हैं, ज्ञान कहते हैं।
जो हमें मिल रहा है वो ज्ञान है, वो धन के रूप में हो, किसी भी चीज़ के रूप में हो, वो ज्ञान है। ज्ञान क्या है? अनुभव। ऐसा अनुभव जो हमें दिख रहा है, जिसे हमने फील करा है, जिसे हमने चाहा है, जिसे हमने टच करा है, वह है ज्ञान। तो ज्ञान जब पालोगे तो आप क्या कहलाओगे? ज्ञानी। ठीक है, इसे और भी कहा जा सकता है, संस्कृत में सब नहीं कहते ज्ञानवदत ज्ञानवर्धितम। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? ज्ञान से ही ज्ञान हमें मिलता है और ज्ञान से ही हम ज्ञानी कहलाते हैं। अब मुझे संस्कृत कैसा थी पता नहीं, पर मुझे आती है। पहले पढ़ रखी, पर थोड़ी पढ़ रखी, मैंने पूरी नहीं पढ़ रखी, बिकॉज माई ब्रेन लॉजिकल है। जब हम बात कर रहे हैं बनिया की, तो बनिया बुद्धिमान क्यों कहलाता है? क्योंकि वो समाज में जीता है, समाज में कल्याण करता है। तो बनिया के 3 रूप होते हैं, 3 रूप नहीं कह सकता हम उसे, बनिया में कह लो 3 स्तंभ होते हैं। ये 3 स्तंभ ही बनिया कहलाता है। एक बुद्धिमान व्यक्ति 3 स्तंभों से कहलाता है। 3 स्तंभ क्या है? एक बुद्धिमान व्यक्ति बनिया, जो ऋग्वैदिक काल में बनिया थे, उत्तर वैदिक काल में सब उसका उलट हुआ है। उत्तर वैदिक काल मतलब वो पीरियड मान लो जिसमें मानव चालाक हो जा रहा है, चीज़ों को भाप रहा है, चीज़ों को बहुत जटिलताओं से ले रहा है। तो जटिलताओं में कभी कभार मिसवेरिएबिलिटीज़, प्राकृतिक तत्व पनप जाते हैं। ठीक है, मानव जो शुरुआत में बना होगा, जैसे कि भाई कोई पिता अपनी बेटी को दे रहा है तो इच्छा से कुछ सामान दे रहा है, उपभोग दे रहा है, तो अब उपभोग मांगने लग गए। ये क्या है? उत्तर वैदिक काल की प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया में क्या हुआ? धीरे धीरे वो चीज़ जटिल होती चलेगी। जटिल मतलब प्रथा बन गई। अब प्रथा में फिर वो ये हो गया कि भाई हर पिता को यूँ लगने लगा, बेटी को जब जाना है तो कुछ ना कुछ देना है। और फिर जो लेने वाला बेटी को रखने वाला पति है वो भी कहता ससुर कुछ देगा। तो ये क्या होगी? प्रथा बन गई। वो प्रथा क्या होगी? मान्य होगी। कि ये मान्य थी? नहीं, इच्छा से दिया जाता था। इच्छा थी तो दिया, ना दी थी, मेरी कैपेसिटी थी, दिया अपनी बेटी को, नहीं दी थी, नहीं दिया। इसमें कोई नहीं कुछ नहीं बोलता था। समय के साथ साथ वो प्रथा बन गई। कुछ होती है मान्य प्रथा, कुछ होती है अमान्य प्रथा। अमान्य प्रथा वह प्रथा होती है जो चलती तो है पर उसका मतलब नहीं पता कि क्यों चल रही है अब तक। मान्य प्रथा यह है कि अगर एक बार किसी ज्ञानी व्यक्ति ने, देखो ज्ञानी में चुल होती है, वो कहता है मैं नहीं मान रहा इस प्रथा को, और वो मान्य थी प्रथा, तो क्या होता है? अब ज्ञानी में एक और चीज़ होती है, अकल भी होती है। मान लो उसने वो चीज़ नहीं करी और उसका घाटा हुआ, कुछ ना कुछ दुर्घटना घटी। जैसे मान के चलो उसने अंधेरे में सोचा मैं रात में सुई चला के दूंगा, अब सुई गिर गई, पैर में चुभ गई, तो उसे पता चल गई ओहो या लिए ये प्रथा है। तो ये मान्य थी। क्या ये मान्य आगे बढ़ेगी? नहीं, जरूरी नहीं है, समय के हिसाब से बदल सकती है। हो सकता है बल्ब का विकास हो जाए, रात में अंधेरा ना रहे, या कभी अंधेरा हो ही नहीं, तो सुई का डर ही नहीं है। तो ये प्रथा मान्य रही? नहीं। प्रथाएं समय के साथ से बदलती भी है, समय के हिसाब से ठहली भी रहती है, और समय के हिसाब से पता नहीं हो या ना हो, पर वर्तमान में उसका उत्तम रहता है कि वो मान्य है या नहीं है। जैसे ही गलती हुई तो उसने तब समझ लिया, अच्छा इसका मतलब ये, तो रीज़न तो जाना ना उसने। बाकी लोग क्या होते हैं, वैसी प्रथा चलाते चले जाते हैं, वो मान्य में परिवर्तन नहीं करते। और बुद्धि का पूर्ण विकास तभी होता है जब आपको निर्णय लेने की बूझ आ जाए। निर्णय लेने की बूझ का मतलब ये है आपको सही गलत का अनुमान लग जाए कि समाज के लिए क्या सही, क्योंकि खुद के लिए जो सही कह रहा है वो तो क्षत्रिय रूप में आ गया। जो कह रहा है समाज के लिए क्या सही और गलत है वो है बुद्धिमान, क्योंकि समाज में वो एक व्यक्ति खुद ही को नहीं सोच रहा कि मैं केवल हूँ, क्योंकि शरीर एक है। पर जब समाज की बात करते हैं तो समाज एक नहीं है, समाज के अंदर कितने लोग, कितने वर्ग, कितने जाति, कितने कुल, ये सब आते हैं। जब कुल की बात करते हैं तो कुल एक नहीं है, कुल कितने भी हो सकते हैं। परिवार की बात करते हैं तो परिवार एक नहीं है, पर आदमी की जब बात करते हैं, व्यक्ति की जब बात करते हैं तो वो एक होता है। क्यों? वो अपने आप में होता है पूर्णता का कभी सिद्धांत नहीं होता कि पूर्णता में अगर सोचो, पूर्णता पर सोचोगे तो क्षत्रिय है कि अपना पेट भरने के लिए खाना है। जब बात करी जाती है समाज की तो बुद्धिमान ही और ये व्यापारी बनिया कहलाता है। ठीक है, तो बनिया का मतलब क्या है? समाज में सोचने वाला, समाज में जीने वाला। और समाज में 3 स्तंभ होते हैं बुद्धिमान व्यक्ति के। बुद्धिमान व्यक्ति 3 रूप होते हैं बुद्धिमान व्यक्ति के। एक करुणा, दया। दूसरा व्यापार, समाज में कैसे जीना है, समाज में क्या चलता है, धन, आपस में संबंध कैसे बना के रखने, धन, समाज में कैसे आपस में विचारों को प्रकट करना है, धन।
ये क्या है, धन के रूप से। बनिया अपना दिमाग, मेहनत, लगन, इन सब चीज़ों को मिलाकर समाज के कल्याण हेतु कार्य करता है और धन व्यापक करता है। व्यापक का मतलब प्राप्त करता है, और प्राप्त करके उसे एकत्रित करता है। एकत्रित का मतलब ये है, एकत्रित नहीं कर रहा है, एकत्रित का मतलब जहाँ उसको उपयोग है वहाँ उपयोग करना, जहाँ नहीं है वहाँ उसको जोड़ के रखना, मैनेजमेंट। और एक और चीज़, मौसम अच्छा चल रहा है तो दिमाग भी अच्छा चल रहा है, यूनिवर्सली कनेक्ट रहता है। जब बात करी जा रही है वस्तु की, एक से दूसरे वस्तु तक की, तो यही होता है व्यापार में, एक से दूसरे वस्तु तक जाया जाता है। तो वो वस्तु क्या है, आपस में चैन रिएक्शंस है। एक तो ये बात होगी व्यापार, दूसरी दया, और तीसरा उसमें ब्राह्मणी गुण होता है। ब्राह्मणी गुण का मतलब ये है, समाज में कल्याण तभी हो सकता है जब समाज से अलग भी कुछ सोचो। इसलिए तुम्हें अधिकतर जो ब्राह्मण इन सब चीज़ों में पाएंगे, जैसे जो महान साधु वगैरह हो गए या संत हो गए, जो चीज़ों को भापते होगे, चीज़ों को समझते होगे, या पूरी दुनिया जो चला रहे होगे, उनमें आपको बनिया बतेरा पाएगा। व्यापारी व्यक्ति बहुत पाएगा, बिकॉज वो सामाजिक है, समाज में ही पाएगा, ऊंचे ओहदों में पाएगा। सृष्टि को चला के बैठे पड़े या सृष्टि को संभाल के बैठे पड़े, वो वर्ग कौन से वर्ग में आ गया, वे वर्ग बनिया वर्ग में ही आ गया। अब ये बनिया वर्ग में क्यों आया, जब चीज़ें संभालने की बात आती है, क्षत्रिय ताकत में मरता है, बनिया केवल धन पे नहीं मरता, सामाजिक प्रतिष्ठा पे मरता है। समाज में क्या है उसकी रॉन्ग सॉन्ग, इसलिए वो धन कमाता है। उत्तर वैदिक काल में इसी का उलट हो गया था। जहाँ दया की बात आ गई थी, वहाँ दया की जगह ऋण की बात आ गई थी, और ऋण बनिया नहीं खाता था। जो आजकल के बुद्धिमान नहीं कहूँगा मैं उन्हें, दृष्ट बुद्धिमान कहूँ, वो धूर्त बुद्धिमान कहूँगा। धूर्त बुद्धिमान का मतलब ये है, जो बुद्धिमान दिखते तो है पर है नहीं। वो यूँ प्रकट करते हैं, कहते हैं कि यह बनिया ऋण लेता है, बनिया वो है। नहीं 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 नहीं, नहीं। आप ऋग्वैदिक काल में देखो तो व्यापारी, बनिया में 3 स्तंभ होते हैं। ऋग्वैदिक काल भी पूर्ण रूप से नहीं प्राप्त हुआ। बनिया के 3 स्तंभ होते हैं, एक दया, दूसरा व्यापार। व्यापार में मतलब कि समाज में क्या कमा रहा है, क्या दे रहा है, अपने दिमाग और अपनी बूझ सूझ के द्वारा, अक्लमंदी या उस चीज़ के द्वारा, अपनी चीज़ों के द्वारा जो कमाना है, फिर वो भी मेहनत की। यहीं से 2 रूप के धन आ जाते हैं समाज में। एक होता है मेहनत का धन, एक होता है हराम का धन। अब हराम का धन क्या हो गया, हराम का धन क्षत्रिय अपनाते हैं। अब ये हराम का धन क्यों कहलाता है क्षत्रिय, बल्कि क्षत्रिय तो मेहनत करते हैं। जब राज्य को संभालना है, राज करना है, तो क्षत्रिय राज करता है। क्षत्रिय किन में राज करता है, क्षत्रियों पे राज करता है। फिर वो क्षत्रिय किससे मदद मांगते हैं, क्षत्रियों से मदद मांगते हैं। मतलब क्षत्रिय ही किसान है, क्षत्रिय ही राजा है, और क्षत्रिय ही रक्षक भी है। तीनों क्षत्रिय ही है। तो बनिया कहाँ गया, ब्राह्मण कहाँ गया। तो देखो, ब्राह्मण समाज से अलग होता है। पहली बात तो ब्राह्मण समाज के अंतर्गत नहीं होता, बनिया समाज में होता है, बस वो समाज से ज़्यादा ताल्लुक़ नहीं रखता। इसलिए बुद्धि शरीर में होती है, पर बुद्धि का कोई अंग नहीं होता शरीर में। मस्तिष्क शरीर में है, पर मस्तिष्क की जटिलताएं शरीर से विभिन्न होती है। क्यों, क्योंकि उन्हें पता है ये जो तंत्र है, ये तंत्र इतना हलवा नहीं है कि इसे समाज में हम घोलें, क्योंकि अगर हम समाज में घोलेंगे तो दुष्ट बनेगा, दुष्ट प्रकृति दिखाएगा। यही चीज़ क्षत्रिय धरती में है, किसान भी है, राजा भी है, अपने आप में सब कुछ लेन देन में क्षत्रिय है, पर उनको कनेक्टिव कौन रखता है, बनिया। धन वन का ये सारी चीज़ें कौन पनपाना आता है, बनिया। ये बनिया कौन है, ब्राह्मण का ही रूप है। ब्राह्मण का रूप कैसे, जब ज्ञान समाज से परे हो तो ब्राह्मण, जब समाज के भीतर हो तो बनिया। ठीक है, मतलब सामाजिक ज्ञान मतलब बुद्धिमान, बुद्धि। जब बात आ रही है इन्हीं सब चीज़ों की, अब देखो मैं बनिया हूँ तो मैं इन सब चीज़ों को, मैं बनिया ज़्यादा कर रहा हूँ। और प्रतिष्ठाओं में मैं कहूँ तो अगर मैं क्षत्रिय होता तो मैं क्षत्रियों को भी बताता, पर बताने के तरीके यही होते। हो सकता था कि फिर मैं बनिया से ज़्यादा क्षत्रिय गा रहा होता, बट जो बात कह रहा हूँ वो वही है कि कौन क्या था, कौन क्या नहीं था। ठीक है,
मैं कहता हूँ समाज डिपेंडेंट बनिया पे नहीं करता, पर समाज का कल्याण बनिया करता है। ये जो मैंने पूरे स्टेटमेंट बोली अपने आप में, मैंने पहले तो बनिया को नीचा दिखाया, पर खुद बनिया हूँ तो मैंने दिखा दिया ऊंचा, कि समाज का कल्याण बनिया द्वारा होता है। समाज बनिया से नहीं कहलाता। समाज कैसे कहलाता है? क्षत्रिय से कहलाता है, जो राज कर रहा है, जिस पर राज हो रहा है, और जो राज्य की रक्षा कर रहा है, राज्य की। हराम का क्यों कहलाता हूँ मैं क्षत्रियो को? कहना, देखो, जब कोई राजा प्रजा के हित में सोचे, या कोई भी स्टेट गवर्नमेंट जब ना सिटीजन के बेसिस पर सोचे, तो यहाँ तीनों ध्यान देते हैं। यदि सिटीजन्स अपने आप को नागरिक मानते हैं और देश के लिए कुछ भी करने को राजी होते हैं अपनी इच्छा से, तो ये धन कहलाता है स्वच्छ। दिस इज द करेंसी। करेंसी क्या है? नागरिक, सिटीजन्स। बट वहीं मौलिक रूप में जब हम देखें, जब बुद्धि शरीर के अंदर दिखने लग जाती है, ये यूँ कह लो, जब लालच मानवीय तत्व कारक आने लग जाते व्यक्ति में, तो हम यहाँ यूँ कह सकते हैं कि नागरिक धन के पीछे पड़ रहा है, ना कि अपने कर्तव्यों के। दूसरी चीज़, नागरिक मानवीय कारकों के पीछे पड़ रहा है, लालच, हीनता, गुस्सा, इन सब चीज़ों के पीछे। बट अपने मूल कर्तव्यों के बारे में, अपने धर्म, अपनी ज्ञानता और अपनी संपन्नता और अपनी कल्चर, अपनी संस्कृति के पीछे नहीं पड़ रहा। संस्कृति को नहीं जानना कि हम मानव है, एक मानव का दूसरे मानव का सहयोग देना कर्तव्य है। इसको त्याग कर वो कह रहा है कि यदि धन है तभी हम तुम्हें भोजन देंगे, वरना नहीं देंगे। नागरिक चीज़ों को त्याग देना उत्तर वैदिक काल में सबसे पहले प्रारंभ हुई। राजा प्रजा से जो कर लेता वो प्रजा के राज्य में ही पुनर्पता। उत्तर वैदिक काल में अपने कुएं भरता, अपनी मन की इच्छाओं को पूर्ण करता। मानवीय कारक, बुद्धि जब आकार लेने लग जाती है ना, तो वो देवीय से मानवीय बन जाती है। जो दिखने लग जाए वो मानवीय, जो दिखे ना वो देवीय। जब शरीर का विकास लिमिटेड हो जाए और बुद्धि का विकास असीमित हो जाए, तो विनाश के कारक बन जाता है। क्यों? बुद्धि विपरीत चल रही है। बुद्धि का कर्म क्या था कि शरीर का विकास ज़्यादा हो और बुद्धि का कम हो, न्यूनतम हो, तभी ये शरीर संभाल सकता है। परंतु जब शरीर समय के हिसाब से क्या हुआ, शरीर की आयु तो रुक गई, बुद्धि की आयु नहीं रुकी। बुद्धि बढ़ती चलेगी, बढ़ती, तो जो बढ़ेगी वो दिखेगी। कोई छोटा सा कीड़ा नहीं दिख रहा था, पर बड़ा सा जानवर तो दिखेगा ना, वो कितना भी बड़ा क्यों ना होता चला जाए, गायब तो नहीं हो जाएगा, दिखेगा तब भी। क्या ये स्टेटमेंट कि वो अपनी अस्तित्व भूल रही है, जब अस्तित्व भूल रही है, तो जहाँ विपरीत बुद्धि माँ विनाश चाहता है। एक और, क्षत्रिय में तीनों ही वर्ग, जहाँ रक्षक का कर्तव्य तो ये था कि वही नागरिक की रक्षा करना। माँ रक्षक धन पे ज़्यादा व्यापक हो गया। ये धन ला कौन रहा है? बनिया। बनिया सबसे बड़ी नाश की जड़ है, एक समाज को बिगाड़ने वाला। यूँ मान के चलो, ऐसा बाप जो बच्चे को कह रहा है कमाओ ना, मेरे भरोसे तुम जियो, वो गंदगी कौन थी? बनिया। व्यापारी वर्ग दया करता। उत्तर वैदिक काल में दया की जगह कर लगाने लग जाता। क्षत्रिय वर्ग, जब कुलों का मिश्रण होता है, कुल का मिश्रण नहीं, अब यहाँ से ये कहना चाहिए कि भाई कर्म से कर्तव्य से ऋग्वेदिक काल में कर्तव्य का कहा गया है। हाँ जी, कर्तव्य कहा गया है, पर मिश्रण कर्तव्य नहीं कहा ये कि जो चमड़ा बना रहा है वही वो ब्राह्मण का काम कर रहा है। नहीं, व्यक्ति अपनी स्वेच्छा से किसी वर्ग में एक पल में हो सकता था, पर एक ही पल में दो। व्यापार कर रहा है तो दया भूल कर, बनिया का जो स्तंभ 3 है वही व्यापार, दया मतलब करुणा, दान करना, कि भाई जो भी कमाया उसमें से दान कर दो। एक नागरिक का कर्तव्य भी अपनाना, ठीक है, साथ में एक ज्ञानी बुद्धिमान व्यक्ति का भी कर्तव्य अपनाना। उत्तर वैदिक काल में कर लगाना, व्यापार करा, दान की जगह कर लगा दिया। कर का मतलब ये ज़मीन अब तुम्हारी मेरी हो जाएगी अगर तुमने पैसा नहीं भरा। नागरिक कर्तव्य भूल ही गया। ऐसे एक राजा पैसा लिए जा रहा, फिर अपनी जेब में भरे जा रहा, कह रहा अपनी इच्छा से मैं मूर्ति बनाऊंगा अपनी।
मतलब वो प्रजा को तो भूल ही गया। प्रजा उसका क्या था? प्रजा उसका मौलिक कर्तव्य था, वो उसका मेहनताना धन था। वो मेहनताना धन को छोड़ के मानवीय धन पे पड़ रहा। मानवीय धन क्या? इच्छा अनुसार धन। वो इच्छा अनुसार धन क्या था? हराम का धन। वो दुष्ट करे, नुकसान करेगा। दो तरह के धन यहाँ से पनपे। एक बनिया के लिए उसका मेहनताना धन कौन सा था? दया, क्योंकि वो उसे नागरिक बनाती थी, वो उसको उसके कर्तव्य दिखाती थी कि तुम्हारा कर्तव्य पैसा कमाना नहीं, समाज का कल्याण करना है। समाज क्या? प्रजा का। तो प्रजा को क्या चाहिए? पैसा। अपनी जीवन शैली चलाने के तो दया करो। दया का मतलब जितना कमाओ उसमें से जितना अपना भोग करो उतना बाकी दे दो, दान कर दो। उत्तर वैदिक काल में कर। दूसरी चीज, राजा का काम था कर वसूला, पर कर को प्रजा के लिए ही इस्तेमाल करना। तो प्रजा क्या थी उसकी? मौलिक धन, मौलिक क्या बोलते हैं, संसाधन, मौलिक उत्पत्ति। परंतु उसने क्या करा? अपनी मूर्ति, अपना प्रतिबंध बनाने के लिए कि हम महान हैं, हम ताकतवर हैं, हम असीम हैं, अपने विनाश को छाया। तो क्या हुआ? क्षत्रिय वर्ग, राजस्वी वर्ग पलट गया। समांतर सी बात है कि धन जो था व्यापक से हराम बन गया। प्रजा जो मौलिक धन था, वो मौलिक धन को परिवर्तन करके हराम का धन बना दिया। हराम का धन क्या थी? इच्छा पे, मानवीय कारकों पे धन बना दिया। यहाँ से तो धनों की उत्पत्ति हुई। एक एंटरप्रेन्योर क्या करता है? नागरिकता को समझता है। जो बड़ी बड़ी प्लेटफॉर्म्स अमेरिकन कंपनीज है वो यूट्यूब वगैरह क्यों चलाते हैं? उन्हें पता है डेटा किसका है? इंसानों का। इंसान कौन है? यूजर्स कौन है? नागरिक। इनकी मानसिकताओं को हम जान लेंगे तो हम पैसा इनसे कमा सकते हैं। क्या है ये? उन्हें उनकी मौलिक पता है, पर वो मौलिक परिवर्तन जहाँ भी वो उपयोग करते हैं वहाँ से उनका लॉस होता है। हराम का क्या होता है? ज़्यादातर अनियमित व्यंजनों का भोग लेना। अनियमित व्यंजनों का भोग मतलब कि पैसा अधिक कमा रहे हो तो खर्च भी किस में कर रहे हो? गलत चीज़ों में, मांस वांस इन सब चीज़ों में। जो चीज़ अत्यधिक पर अत्यधिक भोजन करे जा रहे हो, देन क्या होगा? आपका शरीर गलेगा, शरीर खत्म होगा, और शरीर खत्म होगा तो शरीर पर पैसा फूकोगे, फूकते चले जाओगे तो कर्जा बढ़ता चलेगा। प्रकृति की तीन ही प्रणाली है, या तो कर, दया, कर मतलब कर्जा, या तो वो कर्जे से मारती है, ये दया से मारती है, मतलब दया मतलब कि देती है आपको, देनदाता होती है, या वे आपको सूद और मूल्य से मारती है। मूल्य मतलब कि या तो आपको वे कर से मारेगी, कर से मतलब कि आपसे शुल्क बार बार परोसती रहेगी, आपके स्वास्थ्य में गड़बड़ करेगी, आपकी किसी चीज़ में गड़बड़ करेगी। क्यों? आपकी जीवन शैली ऐसी है। जो आपका होता है दुख या दुष्टपना जो आपको दिखता है। दूसरा होता है आपके सुख, या तो आपका पुण्य या आपके अच्छे कर्म। कि प्रकृति आपको जब भी आप मुसीबत में हो तो आपको निकालने के लिए कोई ना कोई रास्ता खोल देती है। एक है दया। और तीसरी चीज़ मुख्य है कि प्रकृति जब आप पुण्य और पाप के बीच के संतुलन में हो तब आपको शांति, इन सब चीज़ों को भोग कराती है। जो चीज़ समाज से परे है, मतलब कि वह आपको त्यागती है। त्यागने का, प्रकृति जब आपको त्यागती है तब आप वास्तविक ब्राह्मण बनते हो। क्या ब्राह्मण एक वर्ग कहलाता? नहीं। ब्राह्मण वो व्यक्ति है जो समाज से परे हो जाता है, समाज से हटकर वो अपने आप में पूर्ण हो जाता है, वह ब्राह्मण। जो ज्ञानी है वो ब्राह्मण, जैसे असीम शक्तियों का ज्ञान है। असीम शक्तियाँ क्या? असीम जीविताओं का वास्तविकता में चल क्या रहा है उसका ज्ञान है, तब वो ज्ञानी बनता है, तब वो ब्राह्मण कहलाता है। फिर वो ब्राह्मण जब समाज में वापस आता है तब वो बनिया या बुद्धिमान व्यक्ति कहलाता है। जब वो बनिया राज करता है, राजस्वी बनता है, तब वो क्षत्रिय कहलाता है। और इन सब में सबसे मुख्य और सबसे पूर्णता जो अपने आप में संपन्न होता है, जिसको कोई दिक्कत नहीं होती, बस दिक्कत होती है समाज के अंदर भीतरी ज्ञान से, शूद्र। ये कौन सा व्यक्ति? ये यूँ समझ लो आत्मा का वो प्रतिबिंब है जो स्वच्छ है, परिवर्तन है। क्यों? समाज बार बार ठोकरे दिखा दिखा के से इतना काबिल बना रहा है कि ये वास्तविक नागरिक कहलाता है। तो हमें किसका भला करना चाहिए? किसको दया देनी चाहिए? किसको दान देना चाहिए? किसका ज्ञान देना चाहिए? किसको बुद्धि देनी चाहिए? शूद्र को। क्योंकि ये वो व्यक्ति है जो ज्ञान नहीं है, अज्ञानता है। तो अज्ञान व्यक्ति को ज्ञान दो तभी उसकी कल्याण होगा।
और नागरिक और शिष्य में यही फ़र्क होता है कि शिष्य सीखना जानता है, गुरु सीखा होता है। तो सीखे हुए का कोई फ़ायदा नहीं इस धरती में। सीखे हुए का फ़ायदा तभी है जब वो किसी जो शिक्षित नहीं है उसको शिक्षित शिक्षा दे। इससे क्या फ़ायदा है? इससे एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को कर्तव्यों का पालन करना सिखा रहा है, मतलब कि वो अपना कर्तव्य खुद अपना रहा है। यही तो थी नागरिकता, मौलिक धर्म, मौलिक धन। ये है फिलोसॉफी कि मेनली कैसे कंपोजिट हुए ऋग्वेद से, उत्तर वैदिक में। अब मैं बात करूँगा इन 8 दिनों में मैं क्या चीज़ें समझ रहा था।